नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। बिहार के चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार का चुनाव आज सुबह 10 बजे से धर्म की तरफ बढ़ गया। शुरुआत राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव मौजूद थे। राहुल गांधी मंदिर नहीं बल्कि राहुल गांधी की गाड़ी मस्जिद और मदरसे की तरफ बढ़ गई और उन्होंने बिहार के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन इमारत-ए शरिया से खुल्लम खुल्ला समर्थन मांग लिया और इमारत शरिया ने यह कह दिया कि एसआईआर यानी राहुल के वोट चोरी रोकने का सबसे बड़ा फायदा मुसलमानों को होगा। अगर बिहार में इमारत शरिया का दबाव है जैसा कहा जा रहा है तो एक तरह से ये मुसलमानों को इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील है। जैसे ही इमारत शरिया की अपील हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने गयाजी से कह दिया जो भी घुसपैठिया है वो बाहर जाएगा। नरेंद्र मोदी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, दरअसल वो बात बहुत सिंपल है। विदेशी मुसलमान वोट नहीं करेगा और देसी मुसलमान को कोई वोट करने से रोक नहीं पाएगा। आइए आपको पहले सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गयाजी से घुसपैठियों को लेकर क्या हमला बोला। सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। साथियों, हमें हमारे बिहार को कांग्रेस आरजेडी की बुरी नजर से बचाकर रखना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कह रहे हैं कि घुसपैठी बिहार के लोगों का हक नहीं छीन सकते। घुसपैठियों का जो हक दिलाने की कोशिश की जा रही है वो सरासर गलत है। तो वहीं आज जब राहुल गांधी मदरसा पहुंचे और तेजस्वी यादव मदरसा पहुंचे तो इमारत-ए शरिया से जब उनकी चर्चा हो रही थी, कैसे गठबंधन बना और कैसे अब नैरेटिव चलाया जाएगा, ये मैं आपको बताती हूं। इस गठबंधन के साथ ही मुसलमानों के दिमाग में एक चिप फिट कर दी गई है जिसमें कहा जा रहा है कि जो वोट चोरी की बात कर रहा है वही मुसलमानों के साथ है। मुसलमानों को किस तरह से समझाया जा रहा है, कैसे कागज की बात अब फिर से दोहराई जानी शुरू हो चुकी है, ये भी आप सुनिए। झोपड़ी में पैदा हो रहे हैं और झोपड़ी में कोई उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा करके कि ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, और आपकी ये स्पेलिंग है बर्थ सर्टिफिकेट की। तो और ये 40% ज़्यादा लोग हैं, अभी भी 40% ज़्यादा लोग हैं जो झोपड़ियों में, जो छोटे मकानों में पैदा हो रहे हैं। तो जो मार खाने वाले लोग हैं, एसआईआर से, वो ज़्यादा ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। वो ऐसे लोग नहीं जो स्कूल गए हैं, जिनके पास 10th की मार्कशीट है, जिन्होंने तालीम हासिल की है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम लोएस्ट स्ट्रेटा में है। अनफॉर्चुनेटली लोएस्ट स्ट्रेटा में जो भी रहेगा वो मार खाएगा और अभी लोएस्ट स्ट्रेटा में दलित, आदिवासी, ट्राइबल्स और मुसलमान हैं। तो बिहार का चुनाव अब पूरी तरीके से धर्म की पिच पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, और कंचना यादव, प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कंचना यादव जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। सीधा सीधा आप लोगों पर ये आरोप लग रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि बिहारियों को उनका हक मिले या आप घुसपैठियों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, हमको लगता है कि प्राची जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अपने आप वो बिहार में जाके कबूल कर रहे हैं कि वो कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं। अगर बिहार में घुसपैठिए हैं, बॉर्डर पे कहीं भी घुसपैठिए हैं, देश में कहीं पर भी घुसपैठिए हैं, तो 11 साल से आप कर क्या रहे हैं? आपने उन घुसपैठियों को क्यों नहीं निकाला? और आंकड़े ये कहते हैं कि सिर्फ जब से आप 2014 से सरकार में आए हैं, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई किए हैं 1822 घुसपैठियों को।
आपने सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई किया हुआ है, डिपोर्ट करने की बात ही छोड़ दीजिए। जबकि वहीं यूपीए सरकार में 87,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया था। तो अगर घुसपैठिए देश में घुसे हैं और आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो आपको गृह मंत्री जी से बोलना चाहिए कि इमीडिएट इफेक्ट से गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने घुसपैठियों को देश में आने से नहीं रोक पाए। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश किया जा रहा है ना, घुसपैठिए आ गए देश में, घुसपैठिए आ गए देश में, अरे आपसे डरते हैं लोग। चीन डरता है, आपकी आंखों से डरता है, 56 इंच का सीना है। आप जाकर बिहार में वहीं खड़े होकर आप भाषण दे रहे हो घुसपैठियों के खिलाफ, लेकिन घुसपैठिए भाग ही नहीं रहे हैं। मतलब कि आप कमजोर प्रधानमंत्री हैं। या आपसे सवाल है कि कौन घुसपैठियों को भगाएगा, मैं, आप, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? गृह मंत्री भगाएंगे ना, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है तो भगाए ना। हमें कौन सा कह रहे हैं कि घुसपैठियों को रखिए? हर कोई चाह रहा घुसपैठियों को भगाइए, घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है, जब उनको वोटर आईडी कार्ड नहीं दिया जा रहा है, जब वोटर आईडी कार्ड ऐसे लोगों से छीने जा रहे हैं, तो एक नया नैरेटिव शुरू हो रहा है। क्या कह रहे हैं आज मदरसा के इमाम साहब? वो यही तो कह रहे हैं कि भाई कागज नहीं है ना लोगों के पास, कागज नहीं है, हम कागज नहीं दिखा पाएंगे। नहीं, नया नैरेटिव सेट हो रहा है ना कंचना जी। नहीं, एक बार बताइए, कितने घुसपैठियों का वोटर आईडी कार्ड छीना गया? कोई आंकड़ा आपको चुनाव आयोग दिया हो प्राची जी तो आप बता दीजिए, क्योंकि हमें नहीं दिया। क्योंकि जनता को चुनाव आयोग ने अभी तक कोई भी आंकड़ा नहीं दिया कि हाँ इतने घुसपैठिए पाए गए और इनके वोटर आईडी कार्ड छीने गए हैं। पहले जब बीएलओ जा रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, तब इन्होंने कहा घुसपैठिए मिले हैं, सूत्रों के हवाले से घुसपैठिए मिल रहे थे, बड़ा नैरेटिव बन गया, घुसपैठिए बिहार में मिल गए। लेकिन जब 65 लाख का आंकड़ा आया जिसमें लोगों का नाम कटा है, उसमें एक भी घुसपैठिए नहीं मिले। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने किया, किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि कितने घुसपैठिए मिले, तो कहते हैं अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट आएंगे, हम वेरीफाई करेंगे, तब हम बताएंगे घुसपैठिए हैं कि नहीं है। मतलब 65 लाख आपने नाम काट दिया है। और मान लीजिए अगर 10% लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि 1 महीने का समय, आपको मालूम है कि डॉक्यूमेंट बनवाने में कितना समय लगता है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो 10% लोगों को आप घुसपैठिए करार दे दोगे। 40% लोग ऐसे हैं जिन इमाम साहब से मिलकर आए राहुल गांधी, जो दावा कर रहे हैं कि 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है। अब प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि जो विदेशी है उसे वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन जो देसी मुसलमान है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसमें ना आपको आपत्ति होगी ना किसी और को नहीं है, किसी को नहीं है। तो जब किसी को आपत्ति ही नहीं है तो प्रधानमंत्री जी चिल्ला क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी ये सवाल कि आप कह रही हैं, ये मुझे नहीं मालूम था, अच्छा हुआ आपने बता दिया। 40%, क्योंकि जैसा कि इमाम साहब ने बताया 40% लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उनको कह दोगे कि वो घुसपैठिए हैं? किस आधार पर आप कह दोगे? यही हमारे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कहते हैं कि 000 घर उनका है जिनके पास कोई घर नहीं है। जिनके पास कोई घर नहीं, उनके पास डॉक्यूमेंट कहां से होंगे? आप ये बता दीजिए। जफर जी, क्या हर चुनाव में एकमात्र रामबाण आपके पास रह गया है कि घुसपैठियों का मुद्दा उठाओ और वोट पा जाओ? अगर घुसपैठियां हैं तो चिन्हित करने का अधिकार भी आपका है, उन्हें देश से बाहर भगाने का भी अधिकार आपका है, और यह जिम्मेदारी भी आपकी है कि घुसपैठिए इस देश में ना आए। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो कांग्रेस आरजेडी की राजनीति को समझिए, लेकिन देश की जनता और खास के बिहार की जनता वाकिफ है पंजे से और लालटेन से। लालटेन ने पूरे प्रदेश में अंधेरा दिया, पंजे ने पूरे देश को लूटा है। ये दोनों पार्टियों के बारे में पूरी जनता वाकिफ है, इसलिए, और इनका इतिहास भी बताता है, इन्होंने कभी विकास नहीं किया, विनाश की राजनीति की है। और इसीलिए इन्होंने कभी प्रदेश की तो चिंता नहीं की, प्रदेशवासियों की भी चिंता नहीं की। चिंता की सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने सत्ता के लिए, और सत्ता की भूख ने इनको इतना मजबूर कर दिया कि इन्होंने कभी भी घुसपैठियों को घुसपैठियां नहीं मानना चाहते हैं। भाई मुसलमानों को भी तकलीफ है इस बात की, आपको समझना पड़ेगा। वो नहीं चाहते कि बांग्लादेशी मुसलमान आके उनकी देश के जो रिसोर्सेज है उसमें भागीदारी बांग्लादेशी मुसलमानों का हो। मतलब प्रदेश के मुसलमान, देश के मुसलमान उनका है, बिहार में रहने वाले असली मुसलमान जो है उनका है, लेकिन वहां के रहने वाली जनता का है, लेकिन बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान का नहीं। इसलिए घुसपैठियों को निकालना जरूरी है। और हमने कोई ये थोड़ी कहा है कि हमारा विकास, मुद्दा हमारा विकास है, लेकिन जनता की वाकफियत के लिए जरूरी है कि हम बार बार इस बात को बताएं कि एक दो पार्टियां जो है विनाश की राजनीति करती है, एक पार्टी जो है जिससे लोगों का विश्वास है, लोगों के लिए विकास कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और उसी तरह की राजनीति हम करना चाहते हैं, विश्वास और विकास की राजनीति। और ये विनाश की राजनीति करते हैं, इसलिए प्रदेश का विनाश करना चाहते हैं। और जिन्होंने देखा है 1990 से 2005 तक, उनको पता है
कि किस तरह से विनाशकारियों ने किस तरह से प्रदेश का विनाश किया। अरे भाई, जंगल तक नहीं छोड़े, नेशनल पार्क को काट के उनको भी जो है उस लकड़ियों को बेच डाला इन लोगों जी, ने। अगर आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि इतने सारे घुसपैठिए हैं जो वोट किया करते थे बिहार में, इतने सारे घुसपैठिए हैं जिनका समर्थन आरजेडी या कांग्रेस हासिल किया करती थी, तो वो आंकड़ा रख दीजिए देश के सामने। भाई पिक्चर क्लियर हो जाएगी ना कि कितना ये अधिकार छीन रहे हैं बिहारियों का, या कितना ये अधिकार छीन रहे हैं हिंदुस्तानियों का। ये तो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिन लोगों के पास, क्या आप उनको घुसपैठिए घोषित कर दीजिएगा? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें कहता हूं। बहुत सारे चीजें हैं जो आप दिखा के अपने आप के सिद्ध कर सकते हैं कि आप वहां के निवासी हैं और आप पे कोई इस तरह का इल्जाम नहीं लगाया कि आप घुसपैठिए। लेकिन जो घुसपैठिए तो घुसपैठिए है, उनकी लैंग्वेज भी दूसरी होती है, आपको ये भी बता दें। दूसरी बात बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर वहां पर है या नहीं है, अगर ये कहते नहीं है तो एसआईआर तो करने दीजिए। एसआईआर का मकसद ही क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग घुसपैठिया हैं या फर्जीवाड़ा वोट है या जिनके बेसिस पे आप जो फर्जी वोट आप जो है दिलवाते थे, उनका सफाया हो जाएगा। आपको दिक्कत क्या हो रही है? एसआईआर करने दीजिए। लेकिन परेशानी एसआईआर से इनको है, परेशानी ये है कि इनके फर्जीवाड़ा वोट जो देते थे, अब उससे प्रॉब्लम है। सीधे बात, सीधा नैरेटिव कागज को लेकर शुरू हो गया है। कंचना जी, आप भी जानती हैं मैं इस देश की नागरिक हूं, आप इस देश के नागरिक हैं। कोई भी आपसे आपकी नागरिकता, कोई भी आपसे आपके अधिकारों को नहीं छीन सकता है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो इतने कैसे, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके जरिए आपको आपका अधिकार मिल सकता है? देखिए प्राची जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले कि उनको आइडेंटिफाई किया, उनका लैंग्वेज अलग होता है। मतलब इनका कहना है कि जो घुसपैठी आए हैं वो डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं लेकिन लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। तो ये जाएंगे देश के 140 करोड़ जनता के पास और उनको कहेंगे बोलिए बोलिए, आपको पहचानना है मुझे, आपके लैंग्वेज से पहचानिएगा आप। ये क्या तरीका है? आपने CNRC लाया था, बोला था आप घुसपैठिए निकालेंगे, आपने कोई घुसपैठिया नहीं निकाला, लेकिन हल्ला खूब हुआ घुसपैठिए घुस गए हैं, निकालना है। आपने बोला आधार कार्ड हम नहीं लेंगे क्योंकि घुसपैठिए भी बनवा लिए हैं, और आपने सीमांचल का ही उदाहरण दिया कि यहाँ पर इतना सैचुरेशन बढ़ गया है। कोर्ट ने आपको कहा ना 11 डॉक्यूमेंट और या आधार कार्ड आपको मानना पड़ेगा। जिनका नाम कट गया है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन भी भर सकते हैं और आधार कार्ड देकर भर सकते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए कि अभी तक जो आप इलेक्शन कमीशन की भाषा बोल रहे थे, इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बने हुए थे, कौन सा आधार नागरिकता का प्रूफ तो नहीं, यही तो आप कह रहे थे ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को मानना तो पड़ा ना, मान रही है ना इलेक्शन कमीशन। तो बात ये एसआईआर को सीधा कागज से आप लोग क्यों जोड़ देते हैं? एक बार फिर से वही नैरेटिव इस देश में क्यों है कि कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे? आप चाहती हैं ना कंचना जी कि बिहार में रहने वाला व्यक्ति और हिंदुस्तानी ही बिहार के चुनावों में एक्टिव हो, या वो पार्ट ले? कोई बाहर से आए हुए लोगों का वोट तो आपको नहीं चाहिए होगा। बिल्कुल प्राची जी, आपके शो में मैं कई बार जुड़ी हूं और इस मुद्दे पर डिबेट भी हुआ है कि 2003 में SIR हुआ था, 2003 में IR हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था, ना ही ऐसे फॉर्म भराया गया था, वेरिफिकेशन हुआ था। और इस बार किसने कहा डॉक्यूमेंट? आप ही कह रहे हो ना कि डॉक्यूमेंट पे आके ही क्यों अटकना है? डॉक्यूमेंट पे हम नहीं अटके हैं प्राची जी, डॉक्यूमेंट पे इलेक्शन कमीशन और बीजेपी अटकी थी, जिस पर हम कह रहे थे नहीं आपको और डॉक्यूमेंट मानना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप बिजली बिल भी ले सकते हो, आप पानी का बिल भी ले सकते हो, आप बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर दी। सुप्रीम कोर्ट तो BLA से भी नाराजगी जता रहा है कि अगर इतने सारे लोगों के वोट कटे हैं तो राजनीतिक पार्टियां इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हैं? शिकायतें क्यों नहीं करते? सही बात है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जो लगातार हम आपसे सवाल पूछते हैं। अब चलिए अभिषेक झा जी, आज तो देखिए राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की गाड़ी मुड़ गई मदरसे की तरफ और चर्चा हो गई कि नीतीश कुमार जी ने टोपी नहीं पहनी। सीधा आरोप लग गया आप पर कि आपका भगवाकरण हो गया है, आप बीजेपी और RSS की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी हो गई हैं। अच्छी जी, नीतीश कुमार जी की विचारधारा क्या है इसका सर्टिफिकेट हमें किसी से भी नहीं चाहिए। बिहार की जनता ने इस बात को हमेशा प्रमाणित किया है कि भाई नीतीश कुमार जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो प्रदेश के लोगों का विकास है। और ये लोग निकले हैं बिहार की जनता को टोपी पहनाने के चक्कर में। और आपने पहले भी देखा है कि 2 युवराजों की जोड़ी जब उत्तर प्रदेश में घूम रही थी तो किस तरह का फ्लॉप शो हुआ। उससे भी बड़ा फ्लॉप शो इस बिहार के अंदर होगा। ये समझते हैं कि अकलियत समाज के लोग उनको डराकर, उनको बरगलाकर उनका वोट ले लेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे नहीं, तो वो जमाना जा चुका है। नीतीश कुमार जी ने, NDA ने, मोदी जी ने हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठकर काम किया है, सबके लिए काम किया है।
आज अकलियत समाज के लोगों के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा विकास है, उनके लिए मुद्दा धर्म नहीं है, या ये जो माहौल बनाकर रखते थे वो नहीं है। नीतीश कुमार जी ने मंदिरों की भी घेराबंदी कराई है, मस्जिदों और कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी कराई है। एक ऐसा माहौल इस बिहार में तैयार किया है जहां कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं, सब लोग अमन चैन के साथ रहते हैं। जब छात्रवृत्ति दी जाती है, वृद्धा पेंशन दी जाती है, बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि, पोशाक और भोजन इत्यादि दिया जाता है, तब ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस धर्म के हैं, आप किस जात के हैं। सबको एक समान रखकर ही सारी सुविधाएं दी जाती अभिषेक हैं। जी, तो ये मुसलमानों बहुत की हो गया सबसे बड़ी तुष्टीकरण वाली संस्था पॉलिटिक्स। इमारत शरिया से जाकर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी मिलते हैं, वहां वक्फ पर चर्चा होती है, वहां SIR पर चर्चा होती है, कहा जाता है कि सब कुछ हमारे विरोध में हो रहा है। और ऐसा तो नहीं है ना कि नीतीश कुमार जी ने पहले कभी टोपी पहनी ही नहीं, पहले टोपी पहना करते थे, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि टोपी पहनने से परहेज हो गया? कोई टोपी पहन ले उससे मुसलमानों का हितैषी हो जाए, नहीं पहन पाए, और इसको नहीं पहनना मत कहिए, इसको आप ऐसे समझिए कि हमारी पार्टी से इकलौते अल्पसंख्यक समाज के मंत्री हैं, कार्यक्रम में वो सम्मान स्वरूप टोपी दे रहे थे नीतीश कुमार जी को। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा है एक से एक विभूतियों को, कि आप गुलदस्ता लेकर जाते हैं और कोई विभूति आपसे गुलदस्ता नहीं लेकर उल्टा आप ही को वो दे देते हैं आपके सम्मान में। इसका विश्लेषण ये है कि नीतीश कुमार जी ने वो टोपी पूरे सम्मान के साथ जमा खान साहब को पहनाई, अल्पसंख्यक समाज का और सम्मान बढ़ाया। ये तो आपका विश्लेषण है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का विश्लेषण सुनिएगा तो वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं आप दबाव में हैं। है ना, आप दबाव में हैं। इंडिया ब्लॉक वाले नीतीश जी पर और हम पर न दबाव चलता है न प्रभाव चलता है। ठीक। और जो टोपीबाज लोग हैं ना, हम बिहार में कहते हैं कि ये टोपीबाज लोग हैं, ये टोपीबाज लोग समझते हैं। चलिए एक बात तो ठीक है, लेकिन धर्म के पेश पर चुनाव तो हो रहा है अभिषेक जी, और पूरी तरीके से मुसलमान किसके, हिंदू किसके, इसके इर्द गिर्द अब जो चुनावी पिच है वो तैयार की जा रही है। देखिए मेरे साथ ओवैसी साहब के प्रवक्ता भी हैं अभिषेक झा जी, मेरे साथ ओवैसी साहब के प्रवक्ता भी हैं आदिल हसन साहब, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प तस्वीर आज मैं दिखा देती हूँ। जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इमारत शरिया संस्थान में गए, जब मदरसा में गए और वहां बैठे जो इमाम है उनसे मुलाकात कर रहे थे, तो बाहर एक प्रदर्शन हो रहा था, और ये प्रदर्शन था AIMIM के समर्थकों का। नारेबाजी की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि भाई जो 2% वाले हैं उनको मुख्यमंत्री आप बना देंगे, लेकिन जो 18% वाले हैं क्या आप उनको दरी बिछाने के लिए रखेंगे? पहले सुनिए वहां के लोगों की मांग क्या है, फिर आदिल जी फौरन आ रही हूं आपके पास। एक बात है, 2% वाला चाहिए, 2% वाला बोला डिप्टी CM चाहिए मुझको, और हम 18% वाला झाड़ू लगाए नहीं, हम 18% वाला झाड़ू लगाए, हाँ दरी बिछाए। 2% वाला डिप्टी CM का दावेदार है, 2% वाला वो दावेदार दिखा रहा है कि हम डिप्टी CM बनेंगे, गरीब का बच्चा। और हम लोग कितना है, हम लोग 18% 19% है, जो कि डेटा छुपाया गया होगा, कम से कम हम लोग 20 से 22% होंगे। दरी बिछाने के लिए थोड़ा पैदा लिए हैं, हम लोग सत्ता में आने के लिए पैदा लिए हैं। हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री बना भी सकते हैं, प्रधानमंत्री को हटा भी सकते हैं, इतनी ताकत है हम लोगों के वोट में। मगर अभी वोट की चोरी हो रही है। एक व्यक्ति एक ही वोट होगा ना, या तो महागठबंधन को नहीं, महागठबंधन से गुजारिश है कि ओवैसी साहब को जल्द से जल्द महागठबंधन में शामिल किया जाए। नहीं लिया तो लेना पड़ेगा उनको, मुसलमानों का वोट है, आदमी की बात नहीं मानेगा तो किन की बात मानेगा? वोट चोरी हो रहा है, बीजेपी वोट चोरी कर रहा है। आप लोग कह रहे हो राहुल गांधी के साथ है, हम राहुल गांधी के साथ अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। ताकत है, 22% है हम लोग। अब आदिल हसन जी, समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, जमकर हंगामा कर रहे थे, अब तो साफ है ना आप अलग और इंडिया ब्लॉक की राहें अलग अलग, आखिरी वक्त तक डराकर धमकाकर दबाव बनाकर क्या इंडिया ब्लॉक में जगह पाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? हम जो भी समर्थक हैं उनका शुक्रिया कि उन्होंने आवाम के जज्बात को रखा। और आपको मैं बता दूं कि नीतीश जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, RSS में नहीं जाएंगे, RSS मुक्त भारत बताएंगे। नरेंद्र मोदी को नीतीश जी ने प्लेट छीन लिया था 2010 में। और नीतीश जी से पूछिए या मोदी जी से पूछिए कि जो इलेक्शन कमीशन से पूछिए, 65 लाख लोग का वोटर लिस्ट में नाम कट गया, उसमें कितना बांग्लादेशी है? एक भी बांग्लादेशी का नाम नहीं बता पाए। बांग्लादेशी का झुंझुना जो नरेंद्र मोदी बजा रहे हैं, तो अररिया का MP भाजपा का वो बांग्लादेशी है क्या? दिलीप जायसवाल किशनगंज से MLC बन गया, बांग्लादेशी है क्या? डिप्टी CM तारकिशोर बांग्लादेशी है क्या? कटिहार से MLA है। और पवन खेमका जो है पूर्णिया से MLA, वो बांग्लादेशी के वोट पे बना है क्या? नरेंद्र मोदी से पूछिए, सबसे बड़ा बांग्लादेशी शेख हसीना को तो अपने घर में बनाए हुए हैं, जो शेख हसीना दो ऑफिस खोल ली है। उससे बड़ी बात, पाकिस्तान से क्रिकेट खेला,
तारीख को आकर बिहार में डींग हाँक रहे थे नरेंद्र मोदी, और अजय शाह जो अमित शाह का बेटा है वो पाकिस्तान से क्रिकेट करा रहा। जरा सा नैतिकता बची है मोदी जी में? जरा सा बिहार के लोग आज ट्रेंड कर रहे हैं, आईटी पार्क चाहिए, डिफेंस कॉरिडोर चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी चाहिए, और ये रेल मंत्री सबसे बड़ा झूठा है जो बोलता है 12,000 ट्रेन छठ में चलाएंगे। देश में 13,000 ट्रेनी है और 12,000 बिहार में चला देगा। बिहार को जो आईटी कॉरिडोर चाहिए, डिफेंस कॉरिडोर चाहिए, आईटी पार्क चाहिए और फार्मास्यूटिकल्स पार्क चाहिए, वो कुछ नहीं करेंगे। नीतीश जी उर्दू टीईटी का बहाली नहीं करेंगे, उर्दू अनुवादक का बहाली नहीं करेंगे, 2459 मदरसा का बहाली अभी तक नहीं हुआ, उर्दू एकेडमी नहीं हुआ, मंगल तालाब में उर्दू लाइब्रेरी का नहीं हुआ। और नीतीश जी बोलेंगे इनका दीपक कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री, वो अपनी पत्नी को महिला आयोग का मेंबर बनाएंगे। जमा खान ने वादा किया था ससाराम में मुहर्रम में करंट लगने से मौत हो गई, उस पर कुछ नहीं हुआ। राजीव कुमार आदिल हसन जी, मैडम, क्या आप ये जान रहे हैं कि मुसलमानों का एक तरफा वोट इंडिया ब्लॉक की तरफ चला जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा? इसीलिए आपके नेता जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, जहां जहां तेजस्वी यादव जा रहे हैं, या मदरसे जा रहे हैं, या सबसे बड़ी संस्था मुसलमानों की, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जरूरत है, अकेले दम पर नहीं कर पाइएगा, कुछ मुसलमानों का वोट नहीं मिल पाएगा क्या आपको? मैम सुनिए जी मैम सुनिए, जिस दिन से एमआईएम ने महागठबंधन में जाने का प्रस्ताव दिया है, दिलीप जायसवाल जी का चेहरे का फाख्ता उड़ गया है, जो एक सिख मेडिकल कॉलेज कब्जा कर लिए हैं, और जदयू का फाख्ता उड़ गया। हर दिन बोलता है चाहता है वोट डिवीजन। ये नहीं ना आदिल हसन जी, और सुन लीजिए, इंडिया ब्लॉक ने आपको लिया नहीं है। सुनिए, मैं यही पूछ रही हूँ आपसे कि आखिरी वक्त तक क्या आप लोग दबाव बनाकर, धमकाकर, मुस्लिम वोट का डर दिखाकर इनके साथ आना चाहते हैं क्या? कंचना जी, अजय जी इनके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं क्या चुनाव? मैम सुनिए ना, बोलिए। और जो इमारत शरिया है और मुंगेर खानका है, वो बहुत बड़े खानका है, देश की आजादी में योगदान है। महात्मा गांधी मुंगेर खानका गए थे, उसी में राहुल जी गए। और इमारत शरिया का देश की आजादी में योगदान है, 1937 से योगदान है। वही वली रहमानी खानदान साहब के लोग ने देश की आजादी में कुर्बानी दी है। उसको मदरसा मत बोलिए, खानका एक स्पिरिचुअल सेंटर होता है। और मैं खानका बोल देती हूँ, मैं करेक्ट कर लेती हूँ, चलिए मैं करेक्ट कर लेती हूँ, मैं आपके कहने पर करेक्ट कर लेती हूँ, मैं आपके कहने पर करेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा। आप इतने बड़े नेता हैं, आपका इतना बड़ा वहां पर जनाधार है, आपके इतने बड़े नेता जो बार बार मुसलमानों के हितों की बात करते हैं, अकेले नहीं बिहार में कुछ कर पाइएगा, जो आखिरी वक्त तक दबाव बना रहे हैं इंडिया ब्लॉक पर। ये सवाल है मेरा, सुन लीजिए एक बार, शब्दों को पकड़ने से अच्छा सवालों को भी पकड़ लीजिए एक बार। मेरी मैम सुन लीजिए, बोल लीजिए। मैं ठीक है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी में चैलेंज कर रहा हूं, अगर है हिम्मत तो बिहार में अकेले चुनाव जवाब दे दीजिए पर अभिषेक जी, फिर मैं आ रही हूं औकात है नरेंद्र मोदी को माइनस नीतीश कुमार के। लेकिन जो मैं कह रही थी वही आरोप विपक्ष लगा रहा है आप लोगों पर, भगवा करण आपका। कोई चुनाव अकेले नहीं लड़ सकता। आप क्या चाहते हैं, वोट डिवीजन हो, आवाज बोलिए। अब आदिल जी भूल जा रहे हैं कि इनकी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व क्या है इस बिहार के अंदर, और भाषाई मर्यादा को भी किस तरह से लांघ रहे हैं, तुमताम की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सम्मानित व्यक्तियों के लिए अपने आचरण का परिचय दे रहे हैं। शायद इसीलिए इसी डर से राष्ट्रीय जनता दल ने सोचा होगा कि हमारी पार्टी तो इस पद्धति पर चलती ही है, अपने साथ एक और ऐसी पार्टी को लेकर चले आएंगे तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। देखिए इनकी परिस्थिति, वो बिल्ली और बंदर वाली कहानी आपको याद होगी। बिल्ली और बंदर वाली कहानी, एक ही चीज, एक ही रोटी को पाने के लिए ये लोग एक ही वोट। आदिल हसन, अपने हद में रहो, तुम अपने हद में रहो, समझे? आवाज डाउन रखिएगा आदिल जी। तुमताम की भाषा नहीं, तुमताम की भाषा नहीं। बोलिए अभिषेक जी, आप बोलिए। ये तुमताम की भाषा नहीं। प्राची जी इनको कहिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी बोलिए सर, ये आदतन मजबूर हैं, कितनी बार भी टोक दिया जाए आदिल जी नहीं मानेंगे। आप बोलें। तो ऐसे लोगों को मत बुलाइए ना भाई। बोलिए अभिषेक जी, कंप्लीट करिए बात। आपके लोगों के ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दीजिए एक बार। हाँ। ये लोग बिहार में न 3 में है न 13 में है। अगर गलती से कुछ एमएलए इनके जीत भी जाएंगे तो जो पिछली बार इनका हश्र किया था राष्ट्रीय जनता दल ने, कमोवेश वही हश्र इस बार भी होगा। तो हमें लगता है कि एक रोटी जो वोट बैंक के रूप में है, वो जो बिल्ली और बंदर वाली कहानी हमने सुनी थी, उसी बंदर बाट के चक्कर में सभी के सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन हम तो हमेशा अपील करते हैं और हम हमेशा मानते हैं कि इस तरह से सिर्फ ढोंग करने से वोट बैंक नहीं मिलता है। जो काम करेगा उसको वोट बैंक वोट मिलेंगे, और जो विकास की बात करेगा उसके पीछे ही लोग जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति का। अजय वर्मा जी, कागज वाला नैरेटिव तो सेट हो गया, कागज वाली बात तो सामने आ गई आज राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की मुलाकात के बाद। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है, वोट बैंक को रिझाने के लिए सिर्फ किया जा रहा है या वाकई में कुछ विशेष चर्चा अंदर हो रही थी बैठकर?
देखिए, भारत का संविधान हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसियों को रहने का, खाने का, पीने का, चलने का, पहनने का, ओढ़ने का अधिकार देता है। और हमारे देश के नेता सबका साथ सबके विकास की पूर्ति करते हैं। हम सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो। अब जफर इस्लाम साहब हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, MP रहे राज्यसभा से, लेकिन अभी कह रहे थे कि हमारी पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है। नहीं करती भाई। देश में मैं अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी से, आने वाले राज्यसभा के चुनाव में इनको राज्यसभा से पुणे भेजें, क्योंकि ना तो इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी को बनाया, ना जफर इस्लाम साहब को राज्यसभा बनाया, ना ही शाहनवाज हुसैन को हाथी से उतार के सवारी घोड़े की करा दी। तो इनके हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर जफर इस्लाम जैसे आदमी आए अगर राज्यसभा में तो देश की शोभा भी बढ़ेगी, लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि इनका एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा यह है सबका साथ, बीजेपी का विकास और सबका विनाश। अब आप आ जाइए मोदी जी के ऊपर। मोदी जी साहब भाषण दे रहे हैं, केवल इनका एक ही पुराना वही सड़ा गला रटा रटाया पैटर्न, हिंदू मुस्लिम, ये इनका पाठ्यक्रम है। अरे भाई, आपने कितने यहाँ से रोहिंग्या और कितने घुसपैठिए निकाले हैं, अभी आपने बताया नहीं। आज तक 2011-14 से लेकर 2025 आ गया है और चुनाव आयोग और उसमें सम्मिलित हो गया है। ज्ञानेश प्रसाद से पूछिए कि किसी भी आधार कार्ड में हिंदुस्तान के में, मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी आधार कार्ड में 0 दिखा दें, अगर 0 हो तो फिर 000 आधार कार्ड से ही वोट बनाई थी। इसका मतलब तो 2000 अभी जो विधान लोकसभा का चुनाव था उसे रद्द करके इस्तीफे होने चाहिए और दोबारा सरकार का गठन होना चाहिए नैतिकता के आधार पर। अजय जी, सबका सम्मान अगर आप करते हैं, धर्मों की आप बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर सबकी आप बात करते हैं, तो पुनावा में हनुमान मंदिर काहे नहीं जाते हैं? बगल में से क्यों निकल जाते हैं? लोग इंतजार करते रह गए, नाराजगी जता दी लोगों ने। आप स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलर किसी उसको पॉलिटिकल एजेंडा विंडेटे के तहत पूछने लगेंगे। हमारे कहना हम तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबके धर्मों का सम्मान करते हैं। अरे यही है, आपकी पोल जब खुलने लगे तो ये पॉलिटिकल विंडेटा हो जाता है, ये पॉलिटिकल विंडेटा हो जाता है, ये स्पेसिफिक घटना हो जाती है। आज आप मुंगेर जाइएगा, आज आप मुंगेर जाइएगा, अपनी गाड़ी को मोड़ लीजिएगा, आप जाकर इमाम के साथ बैठकर बातचीत करिएगा। ठीक है, आप सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान कर रही हूँ, लेकिन मंदिर पर सवाल पूछूंगी तो ये स्पेसिफिक हो गया। प्राची जी, दिक्कत ये है जब से हमारी बिहार में वोट यात्रा गठबंधन की शुरू हुई है, हनुमान मंदिर में जो लोग खड़े थे, तब से बिहार में देश की सरकार और बिहार की सरकार घबराई हुई है। और आप निश्चित मान लिए कि हम 70% लोगों का बहुमत हमारे साथ है, गठबंधन के साथ है। नहीं बदली देश ना, के टॉपिक नहीं बदली, बिहारी वोटरों का नहीं बल्कि देश के वोटरों का गठबंधन के साथ है। मुझे लगता है कंचना जी इसका जवाब दे देंगी, फिर जफर जी आपके पास आ रही हूँ फौरन। मुझे इस बात का जवाब कंचना जी और सुन लीजिए, मोदी जी डरे हुए हैं और बीजेपी का गठबंधन डरा हुआ है। बिहार में सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। बीजेपी को इसलिए मौका मिलता है कि पुनावा में लोग इंतजार करते रह जाते हैं, हनुमान मंदिर नहीं जाते, तब की रूट मैप में था, और यहाँ रूट मैप में भी नहीं था तो चले जाते। कहाँ आपके पास है रूट मैप? बिल्कुल, कांग्रेस के जाकर आप ट्विटर पर देखिए ना, कांग्रेस के ट्विटर पर जाकर देखिए, आपके पास रूट मैप है, वहाँ पर लिखा है मंदिर, बिल्कुल हनुमान मंदिर लिखा है, बिल्कुल हनुमान मंदिर लिखा है। मैं बिल्कुल दिखा देती हूँ आपको, मैं बिल्कुल दिखा दी। यही तो दिक्कत है ना कंचना जी, आप लोग अपनी सहयोगी पार्टी जहाँ वोट चोर के नारे लगाते हैं, अपने ही रूट मैप का प्रमाण उससे मांगने लगते हैं। प्राची जी सुनिए, आज सुबह तेजस्वी जी, राहुल जी उठे, वो कब नाश्ता किए, कौन सा कपड़ा पहने, कहाँ गए, शिव जी के मंदिर गए, हनुमान जी के मंदिर गए, ये सारा इंफॉर्मेशन हम बीजेपी को या मीडिया को क्यों दो? दूसरी बात, आप जो करी हम मुसलमानों के यहाँ गए, वो आप उसको धर्म से देखकर जोड़कर क्यों देख रही हैं? आप ये क्यों नहीं देखकर कह रही हैं कि उस वहां जाकर SIR के मुद्दे पर बात हुई? हर रोज लाखों लोग से, लाखों उसमें हिंदू होता है कि ईसाई होता है कि मुसलमान होता है, हर रोज इस टॉपिक पर बात होती है, पब्लिक है साथ में। वो SIR के मुद्दे पर बात वहां हुई थी, लेकिन आप इसको न जाने हिंदू और मुसलमान उसी तरह से कर रही है, प्राची जी जैसे बीजेपी कर रही है, करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि जो रोड मैप बना हुआ था उसी रोड मैप के अनुसार गए। और हम कौन होते हैं आपको और
बीजेपी को इन्फॉर्मेशन देने वाले कि हम सुबह उठकर हमने जो हनुमान जी के मंदिर पर माथा टेका अपना कि शिव जी के मंदिर पर माथा टेका अपना। नहीं, आप मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिए, लेकिन जो जनता वहां पर खड़ी है उसे तो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। जनता तो जनार्दन है भाई, वो जनता अगर जाकर परेशान होती है, वो जनता अगर बैरंग लौटती है, वहां इंतजार करती है, थाली सजी रह जाती है पुरावा का मंदिर में, तो उसको तो दीजिएगा ना। चलिए मत दीजिए मुझे, प्राची जी मत दीजिए मुझे। और ऐसा क्यों लगता है आपको? प्राची जी बस आप जवाब दीजिए, एक सेकंड, प्लान कौन बनाया था? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, मत दीजिए आप मुझे जानकारी। और मैं तो हिंदू मुस्लिम कर नहीं रही, मैंने तो आपसे एक सवाल पूछा कि रोड मैप में अगर एक आप इमाम से जाकर मुलाकात करते हैं, इमारत शरिया के पास आप चले जाते हैं तो ठीक है, उसी रोड मैप पे उसी रोड मैप में जब पुनावा में मंदिर पड़ता है तो साइड से क्यों चले जाते हैं? मैंने तो हिंदू मुसलमान बोला ही नहीं। हिंदुस्तान में हर एक चौराहे पर, हर एक 500 मीटर पे आपको एक मंदिर मिलेगी। आप जाते हैं, मंदिर दिखता है, हमें भी दिखता है, हम दूर से ही प्रणाम करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहां साइड में मंदिर था, आप वहां नहीं रुके, आप जाकर आगे मुसलमान के यहाँ रुक गए। ये क्या बनाने की कोशिश की जा रही है? मेरा सबसे पहला आपका सवाल। सुनिए, आपने इसमें मुसलमान शब्द, आपने इसमें मुसलमान शब्द कंचना जी ऐड कर लिया। सवाल है, और वो लोग जो वहां खड़े थे, रुकिए ना कंचना जी, वो लोग जो वहां खड़े थे और जो थाली लेकर इंतजार कर रहे थे, बिहार के लोग जो खड़े थे, उनको ये जवाब दीजिएगा ना कि हम आपको क्यों बताएं कि हम मत्था टेकेंगे कि नहीं टेकेंगे। उनको बताइए ना, मुझे मत बताइए। उनको बताइए कि मैं कौन से मंदिर जाऊं या कौन से मंदिर ना जाऊं। 10 सेकंड प्राची जी सुन लीजिए, 10 सेकंड कि आप बताइए कि प्लान किसने बनाया था। और आपने बनाया होगा। अरे भाई, आपकी पार्टियां बनाएंगी, आप हमें आपकी पार्टियां बनाएंगी, हमारा प्लान है, हमको नहीं मालूम और आपको मालूम है। तो यही तो दिक्कत है ना आप लोगों में, यही प्रॉब्लम आप लोगों में है ना। आप रूट मैप देखते हैं ना, उसे दिखाइए रूट मैप। मैं बिल्कुल अभी आपको दिखा देती हूं। बनाया था ये भी बताइए। अरे भाई, कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर था कंचना जी। दिक्कत ये है आप लोगों में, दिक्कत ये है आप लोगों में कंचना जी, मुझसे यहाँ आकर तो पूछिएगा। यही तो दुर्भाग्य है कंचना जी, यही दुर्भाग्य है। आप उन पेजेस को जाकर नहीं देखिएगा, गलत इंफॉर्मेशन दीजिएगा और उल्टा हमसे मांगिएगा। जफर इस्लाम जी, उनका सवाल ये है भाई, वो कहीं पर भी जाएं, वो किसी से जाकर कुछ भी पूछें, ये उनकी आजादी है, आप करने दीजिए ना उनको। आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी जी किसी विशेष समुदाय को जाकर रिझा रहे हैं या किसी विशेष समुदाय के पास ही जाते हैं? नहीं, देखिए, मैं 2-3 बातें अहम बात करता हूं। पहली बात यह कि वो कहीं जाएं, कहाँ जाएं, मुझे उनसे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम तो विकास की राजनीति करते हैं और सबके साथ सबके लिए जो विकास हो सके उसी विकास की राजनीति करते हैं, न धर्म के बेसिस पे, न किसी जाति पाति के बेसिस पे। हमारा धर्म है विकास और लोगों का विश्वास जीतते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उसी आशीर्वाद की आशा में हम लोगों के बार बार जाते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैं ऐसे बात करते हैं आरजेडी के लोगों को, एएमआईएम के लोगों को, तो वो बार बार 25-75 ऐसी बातें करते हैं। तो ये मतलब इन्हें ज्यादा समझ में आता हो कि कहाँ जाना चाह रहे हैं, किधर जाना चाह रहे हैं और कितना परसेंटेज इसका मतलब है। लेकिन मैं ये बताना चाहता है कि इस तरह का गेम खेलने से उनको ही नुकसान होगा। ये सब स्टंट है। प्रदेश की जनता को बांटने का कोशिश मत कीजिए। प्रदेश की जनता किसी धर्म और जाति पाति में बांटने की कोशिश मत कीजिए, इसलिए कि प्रदेश की जनता को विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। आप लोगों ने दिखाया है कि जब आप लोग का साथ रहा तो पंजा ने लूट लिया प्रदेश को और लाटे ने तो पता है कि आप पर ही बैकफायर करेगा। आप ही से पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं बाहर करते हैं निकालकर घुसपैठियों को। अगर आज भी वो वोटिंग कर रहे हैं बिहार में तो जिम्मेदार कौन है? मैं इनसे पूछता हूं कि एमआईएम के प्रवक्ता हैं और जो आरजेडी की प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा, सबसे पूछता हूं, क्या वो चाहते हैं मुस्लिम समाज के लोगों को उनका अधिकार छीन के बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठियों को दे दिया जाए? बस इतना ही पूछता हूं। मैं तो ये नहीं कहता हूं कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग, मैं उसी समाज से आता हूं, उनका पूरा मान सम्मान और कोई माइकलाल उनका वोट काट नहीं सकता है। लेकिन क्या ऐसा बाहर के लोगों को आप देना चाहते हैं? अरे पहले इनको नहीं दे रहे हैं। सुनिए एक मिनट, आप देखिए, आप छोड़िए ना इनकी एक मानसिकता देखिए। ये मैं बीच में नहीं बोलता, आप आराम से
आप आराम से इस्लाम बोलिए जी, ना, बीच आपने में। अरे रुक कहा जाए कि अजय जी, आप ही को जवाब देना आप है, सम्मानित आप आदमी ही को हैं। जवाब अरे देना एक है। से- अजय जी रुक जाए, आवाज दो, बोलें जफर जी। अजय भाई आप रुक जाइए, आप अपने समय बोल लीजिएगा, मैं टोकता नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, जो लोगों की ऐसी मानसिकता हो कि AIMIM वालों को भी मौका नहीं दे रहे हैं अपने साथ आने का, समझिए, और इस तरह की मानसिकता रखते हैं, ये समाज को ही बांटने की कोशिश करते हैं, और इसलिए ये कहीं ना कहीं जाति पाति समाज धर्म में बांटने का कोशिश करते हैं। हमारा एक ही ये है कि अगर आप विकास की राजनीति चाहते हैं, आप चाहते हैं विश्वास की राजनीति चाहते हैं, आप प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो लालटेन छाप और ये जो पंजा है, दोनों से सावधान रहना ही पड़ेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर घुसपैठिया जो आए हुए हैं, उन घुसपैठिया जो आए हुए हैं, उनको समर्थन देने का काम आरजेडी लोगों करती की है। बातें मैंने सुनवाई, कह रहे हैं कि 2% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 18% वाला क्यों नहीं बन सकता? बिना ओवैसी के इंडिया ब्लॉक क्यों चल रहा है? अभी देखिए आदिल जी भी इस बात का जवाब नहीं दे रहे थे। रुके अजय जी, कंचना जी बोले। देखिए, हाँ, मैं नहीं, उसका और जवाब दूर दे कुछ रही हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं लालटेन, ये क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं? अरे रुक जाइए अजय जी, आप ही की सहयोगी बोल रही हैं, आवाज कम रखिए अजय जी की। बोले कंचना जी। नहीं, मैं उस पर आती हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि घुसपैठिए, लेकिन मैं सरकार में है, आप बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं जफर इस्लाम जी, आप सरकार में है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके सरकार के पास आंकड़ा कितना है कि कितने घुसपैठिए भारत सरकार के अंदर सरकारी नौकरी करते हैं और बेनिफिशियरी हैं यहाँ के? आप आंकड़े दीजिए। आप बताइए कि कितने घुसपैठिए पेंशन ले रहे हैं? आप आंकड़े दीजिए। आप बताइए कि कितने घुसपैठिए के पास राशन कार्ड है? आप आंकड़े दीजिए। आप बताइए कि कितने घुसपैठिए जो है वो सरकारी लाभ, जैसे पीएम, आपने बोला ना पीएम जी घर बनवा के दे दिए मोदी जी, उसका बेनिफिशियरी है, आप बताइए। और अगर बेनिफिशियरी है तो भी आपकी सरकार नकारा है। एक्सरसाइज होने दीजिए। और अगर नहीं है तो आप झूठ फैला रहे हैं, और अपनी ही सरकार के खिलाफ आप झूठ फैला रहे हैं। आप बताइए कितने घुसपैठिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं? आपके पास आंकड़ा है तो बताइए। कितने घुसपैठिए पेंशन का लाभ उठा रहे हैं? आप बताइए, आंकड़े दीजिए। कितने घुसपैठिए राशन कार्ड बनवा लिए हैं? कितने घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए हैं? कितने घुसपैठिए पैन कार्ड बनवा लिए हैं? आप आंकड़े देश के सामने सार्वजनिक करिए, अदरवाइज बीच में इंटरप्ट मत करिए। कंचना जी आपको सुन रही थी तो आपको भी सुनना होगा, आवाज डाउन। सही है, जफर जी बीच में इंटरप्ट मत करिए। आप हमारा सवाल सुन लिए होंगे, मैं रिपीट नहीं करूंगी। आप बस बताइए कि कितने घुसपैठिए हैं जो सरकारी बेनिफिशियरी बने हुए हैं हमारे देश में, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई है, कैसे आइडेंटिफाई किया, कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया, कब उनको डिपोर्ट करेगी, और SIR से कितने पकड़े जाएंगे, कितने पकड़े गए हैं, सारे आंकड़े आप रखिए। नहीं तो घुसपैठियों का भाषण अब बिहार में चलेगा नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम धर्म के मुद्दे पर बिहार में चुनाव होगा नहीं। बिहार में विकास, शिक्षा, रोजगार पर बात होगी, और इसी पर होगी। आप लोग कितना भी डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुसलमान साहब पर बताइए ना एक बार, ये 2% वाला उप मुख्यमंत्री बने लेकिन 18% वाला बात कर पाएंगे। मैं आप पे आती हूं। रुके जफर जी, रुके, फिर आ रही हूं मैं आदिल जी, आ रही हूं जफर जी, एक सेकंड जवाब आने दीजिए। 10 सेकंड, जो सवाल मैं पूछ रही हूं उसका जवाब आने दीजिए, फिर 10 सेकंड आपको दूंगी, आवाज दो, 10 सेकंड फिर दूंगी। कंचना जी बोलिए। 10 सेकंड जफर जी, 10 सेकंड। एक बात बताइए, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव लड़ने का उनका भी अधिकार है। अगर उनके कार्यकर्ता आके कह रहे हैं कि अलायंस करो, तो आप बताइए, कार्यकर्ता से तो अलायंस होता नहीं। इनके सीनियर लीडर कौन है और हमारे सीनियर लीडर कौन है? सुन लीजिए ना, अगर उनको अलायंस करना होगा ना, ओवैसी साहब खुद आएंगे और लालू जी से बात करेंगे, क्योंकि हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ठीक है? सुन लीजिए ना, क्या चिट्ठी लिखने से कौन से अलायंस होते हैं? मैं आपको चिट्ठी लिख कर दे रही हूँ कि मैं आपके यहाँ पर नौकरी करना चाह रही हूँ, आप नौकरी पर रख लेंगे। बताइए आदिल जी, चिट्ठी से थोड़ी ना कुछ होता है। अगर ऐसा ही है, इतना ही कार्यकर्ता चाहते हैं, तो आकर मिल लीजिए लालू प्रसाद यादव जी से। ओवैसी साहब खुद आएंगे ना। हम ओवैसी साहब भी आ जाएंगे, लेकिन नीतीश जी के प्रवक्ता से पूछिए, एमयू किशनगंज को 11 साल में 1 रुपया नहीं मिला। क्या मोदी जी के सामने जुबान नहीं खुली? क्या मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे? थाली छीन लिए थे मोदी जी का, 2 बार पलटू राम की तरफ पलट के राजद में चले गए थे। सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी में नहीं मिला सेंट्रल, बिहार को स्पेशल स्टेटस नीतीश जी चिल्लाते थे, दिल्ली में जाकर पूरा नारा लगाते थे। क्या हुआ? नीतीश जी के मुंह में दही जम गया है? बोल नहीं पा रहे हैं क्या प्रधानमंत्री के सामने? बिहार को स्पेशल स्टेटस, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस, और उर्दू टीटी का कब बहाली होगा? नीतीश जी से पूछिए। एक मुसलमान डीएम है, सिर्फ 2 एसपी है, एक भी डीएसपी मुसलमान नहीं है, एक एसडीओ सिर्फ मुसलमान है। 101 अनुमंडल में 38 जिला में सिर्फ एक डीएम मुसलमान है, सिर्फ 2 एसपी मुसलमान है। क्या मुसलमान की एसडीओ की, डीएम की, एसपी की
और डीएसपी की पोस्टिंग करने में नीतीश जी को दीपक कुमार या सम्राट चौधरी रोक रहे हैं। आप पूछिए एमयू किशनगंज को क्यों नहीं करवा रहे? मैं पूछ लेता हूं, रुकिए आदिल जी, ये जवाब अभिषेक जी देंगे, ये जवाब अभिषेक जी देंगे, ये जवाब अभिषेक जी देंगे। लेकिन आदिल जी आपका जो लहजा है ना, वो लहजा थोड़ा बदलिए जब आप डिबेट में आते हैं। आप जब किसी भी नेता के बारे में बात करते हैं तो जिस भाषा का इस्तेमाल आप करते हैं वो बदलिए। और रही बात मुंह में दही जमने की, तो आपके नेताओं के मुंह में तो दही नहीं जम रही है कि कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनेंगे, चिट्ठी से नहीं काम चला करता है ना। अगर आपको चाहिए कि इंडिया ब्लॉक में जाना है तो डराना धमकाना छोड़िए ना, दबाव बनाना छोड़िए ना, खुद आकर बात करिए लालू यादव जी से। जवाब दीजिए अभिषेक झा जी जो पूछ रहे हैं यहाँ पर। रुकिए आदिल जी के पास जाओ। इसमें इनकी गलती नहीं है, असल में इन लोगों की पॉलिटिकल ट्रेनिंग या पॉलिटिकल विचारधारा इतनी जहरीली ही है कि ये लोग इसी तरह का जहर उगलेंगे। हमको सुनना पड़ेगा क्योंकि लोकतंत्र ने सबको अभिव्यक्ति की आजादी दी है। अभी आदिल जी बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, और आप देखिए कि मुसलमान शब्द पर कितना एम्फेसिस कर रहे हैं। इनकी पार्टी को तो बता देना चाहिए कि इनकी पार्टी सिर्फ एक धर्म विशेष की ही बात करेगी, हम तो सभी धर्मों की बात करते हैं। अरे यही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने बिहार का चीफ सेक्रेटरी भी अक़लियत समाज से बनाया है, एक से एक लोगों को मौका दिया है, और इसके सर्टिफिकेट की जरूरत हमें आदिल हसन या उनकी पार्टी के जो नेता जो जहरीले बोल बोलते हैं उनसे मतलब नहीं है। आपको मालूम है कि आदिल हसन ऐसी पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के नेता 75% और 25% का फर्क बताते हैं, 25 करोड़ को एक तरफ बताते हैं, 100 करोड़ को एक तरफ बताते हैं, हिंसा की बात करते हैं। हम हिंसा की बात नहीं करते हैं। इसीलिए आदिल हसन जी की पार्टी एमआईएम से राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी भी गठबंधन करने को तैयार नहीं है। इनकी वस्तुस्थिति कैसी है? खैर, मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप इस बिहार के अंदर कितना भी जहर घोलना चाहेंगे, कितनी भी उटपटांग बातें करेंगे, लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे, नीतीश कुमार जी का बिहार है, मुंह में दही नहीं है, गर्दन में कानून का फंदा हम पहनाना जानते हैं। और इनके जैसे जितने भी लोग इस जहर को जब भी घोलने का प्रयास करेंगे, सबके गर्दन में कानून का फंदा पहनाया जाएगा, और किसी को भी धर्म के नाम पर इस तरह से जहर उगलने की छूट इस बिहार में। ठीक है अभिषेक जी, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।